बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, इस वीक की क्रिकेट की अगर हैपनिंग की बात करें तो दो तीन बड़ी अपडेट है। सबसे पहले तो हम अपने PSL 7 की बात करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया पाकिस्तान ने, और जिस तरह हमने देखा कि पूरी नेशन ने इसको एंजॉय किया। ख़ास तौर पे लाहौर की बात करें तो लाहौर ने लाहौर कलंदर को चैम्पियन पहली दफ़ा बनते देखा PSL 7 का। इसके साथ हम मज़ीद बात करेंगे, पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया जारी है। 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई और टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ सबसे बड़ी ड्रेडफुल न्यूज़ जो थी लेजेंड शेन वॉर्न के हवाले से है। उनकी 52 साल की एज के अंदर इंतकाल हो गया। बहुत बड़ा एक लेजेंड जिसने दुनिया क्रिकेट को लेग स्पिन के अंदर अगर माना जाए तो बहुत ज़्यादा सर्व किया। इस वाले से भी बात करेंगे। इन सब पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं, बड़े ही ऑनरेबल। क्रिकेटर तो वो बहुत ज़बरदस्त थे ही थे, आजकल वो इंग्लैंड में कोचिंग भी कर रहे हैं, और उनकी जो सबसे यूनिक चीज़ आजकल जो उनके ब्लंट एनालिसिस है। हमारे साथ शो में मौजूद है द वन एंड ओनली मुजाहिद जमशेद। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच आपके टाइम का कि आप इंग्लैंड से आए और हमें टाइम दिया। ऑनर तो मेरे लिए होना चाहिए ना, क्योंकि मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि यार आपके साथ प्रोग्राम करूं। जितने ब्लंट आप बोलते हैं, जितने ब्लंट किस्म के आप अपनी वो क्या नॉलेज शेयर करते हैं, तो ऑलवेज थैंक यू सो मच। आप जैसे बड़ों से हम सीखते हैं जी, वो सीखने का अमल तो एक्सीलेंट। अच्छा, मैंने जिस तरह इंट्रो में कहा, स्टार्ट मैं करना चाहूँगा PSL के हवाले से, फिर आगे लंबी डिस्कशन करेंगे हम टेस्ट क्रिकेट के हवाले से भी। कैसे देखते हैं एक तो PSL को कमोडिटी बनते हुए, एक ब्रांड बनते हुए? आज PSL 7 हमने देखा और जिस तरह की स्पेक्टेटर्स आए, मेरा भी ऑलमोस्ट डेली जाना होता था स्टेडियम में। ख़ासतौर पे लाहौर लेग की बात करें, कितना ज़बरदस्त एक ये ब्रांड बन चुका है, और किस तरह आपने देखा इवेंट को, और किस तरह आपने लोगों का उसका इंटरेस्ट देखा, क्योंकि व्यूवरशिप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी आई इसकी। नो डाउट आप उस लेवल पे जा चुके हो जिस लेवल पे इंडिया कभी भी नहीं चाहता था कि हमारा ब्रांड जो है इस तरह प्रमोट हो या इतनी ग्रोथ करे जी। तो हम ऑलमोस्ट इज़ देयर। और जिस तरह लाहौर ने, लाहौरियों ने, और फिर लाहौर कलंदर की जीत, क्योंकि इरफान मेरा हमेशा से बिलीव रहा है, जो काम लाहौर कलंदर ने यंगस्टर को प्रमोट करने के लिए और छोटे छोटे गांव से निकाल के बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे बड़े बड़े प्लेयरों के अमंग खड़ा कर दिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। क्योंकि इट्स लाइक ए ड्रीम्स कम ट्रू। वो उन प्लेयर्स के लिए जो कहीं ना कहीं दबे हुए थे, कोई दरख्तों के नीचे छुपा हुआ था, कोई पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ था, वो हर जगह पे पहुंचे जहां से उनको टैलेंट मिल सकता, और जिसमें वो टैलेंट उन्होंने देखा और उनको पूरा मौका भी दिया। इस साल आपने अगर बात करें जुमान की, जी, और उसको भी मेरा ख्याल है कि आखिरी ओवर में 6 रन भी बचाते देखा, हाँ। आखिरी ओवर में आउट करते भी देखा, प्रेशर भी लेते देखा, प्रेशर में डिलीवर करते भी देखा। तो क्रेडिट नो डाउट लाहौर कलंदर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम ये आपके प्रोग्राम के ज़रिए उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि वो इस चीज़ के लिए बहुत पहले डिज़र्व करते थे, लेकिन देर है दुरुस्त है। बिल्कुल ऐसा ही। और मेरा मानना ये है कि उनके ऑनर का भी मैंने इंटरव्यू के यही बात की कि मुझे लगता था कि इनकी हमेशा पिक में प्रॉब्लम थी, और मैंने उनको हमेशा बोला कि भाई से भी हमेशा बात की और आतिफ से भी बात की सर से कि ये आप पिक जो एक तरह के प्लेयर करते हैं, इस दफ़ा थोड़ी सी, जिस तरह आपने ज़मान की बॉलिंग के अंदर बात की, बॉलिंग में तो हम देखते हैं कि हर दफ़ा एक नया बॉलर इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे शहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, इस दफ़ा ज़मान हो। कई दफ़ा होता है कि आप अच्छे बॉलर लेके तो आ जाते हो, लेकिन वो प्रेशर टैकलिंग नहीं आती उनको, प्रेशर को संभालना नहीं आता। कई दफ़ा ऐसे मैं खुद लाहौर कलंदर का एक पार्ट रह चुका हूँ। इनिशियली जब ये प्लेयर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मैं आकब के साथ साथ था, मैं लाहौर का हेड कोच भी था। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसमें ये था कि हमारी भी उन्हीं लोगों पे फोकस था कि ऐसे प्लेयर्स लेके आओ कि जो कि पाकिस्तान के बैकअप के लिए प्लान कर सके। कि हो सकता है कि किसी प्लेयर पे नज़र नहीं पड़ी होगा। मुझे याद है सरगोदा में मैंने एक प्लेयर पिक किया जिसकी 13 साल एज थी। भाई लाहौर कलंदर 13 साल के ट्रायल नहीं ले सकता था, ठीक, लेकिन फिर लाहौर कलंदर ने उनको अडैप्ट किया उस बच्चे को, और उसकी स्कूल एजुकेशन और उसको स्टेपन भी लगाया। तो ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ कि उन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी एक समझता हूँ कि एक एक्साइटमेंट के साथ साथ एक होप होती है कि हमारे बच्चे को ऐसा प्लेटफॉर्म अगर मिले तो कहाँ से कहाँ जा सकता है। और देखिए उनकी एक अच्छी चीज़ ये है कि इधर तो ओबियसली वो टैलेंट हंट करते हैं, जैसे शहीन शाह अफरीदी लंडी कोतल से वो लेके आए,
डेवलप किया, फिर इस तरह भी कैप्टनसी भी दी। आप शहीन अफरीदी की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए कि वो पाकिस्तान अंडर 19 खेल खेल चुका हुआ चुका था था। ऑलरेडी, लोगों के दिमाग में, लोगों की नज़रों में आ चुका हुआ था, क्योंकि सबसे जो किसी भी फास्ट बॉलर को हमें वो जो हाइट नज़र आती है ना, हाँ जी, हाँ जी। और वो उसमें थी। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो पाकिस्तान से फिर जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया भी लेके गए 2 दफ़ा टीम को, और उधर जाके उन्होंने फिर सिडनी के साथ मैच खिलवाए और उधर ट्रेनिंग कराई लड़कों को। हारिस रऊफ को 6 मंथ उन्होंने उधर ग्रूम किया। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है किसी भी फ्रेंचाइज के लिए कि वो अपने प्लेयर्स को पाकिस्तानी नेशनल टीम के लिए लेके आते हैं। ऑस्ट्रेलिया देखे, एक आपने एक फीलिंग देनी होती है किसी भी प्लेयर को, जब आपने डेवलप करना होता है तो उसको आपने इंटरनेशनल फीलिंग देनी होती है। तो ये जो ट्रैवलिंग का सिलसिला होता है जिसमें आपने बॉडी गार्ड लेने हैं, फिर डिफरेंट लोगों को देखना है, फिर आपने जहाज़ में बैठना है, जहाज़ से उतरना है, तो ये वो सारी फीलिंग्स देने की कोशिश की लाहौर कलंदर ने प्लेयर्स को, कि कल को अगर वो पाकिस्तान को सर्व करने के लिए रेडी होते हैं तो वो उस फीलिंग को इंजॉय भी करें, हाँ। और एक उनके लिए एक न्यू चीज़ ना हो, क्योंकि अलूफ ना हो जाए। बिल्कुल। तो क्योंकि नए प्लेयर्स हमेशा कहीं ना कहीं लैग कर जाते। मुझे आज भी याद है मोहम्मद इरफान जब आया तो श्रीलंका से उसको इंग्लैंड के लिए बुलाया गया। अब टेम्परेचर है वहाँ पे 48 46 श्रीलंका में, जी। और सडनली कहाँ कौन से टेम्परेचर में जा रहा है, 12 टेम्परेचर, और पहले मैच में आपको याद होगा बड़ी फैंटिक आई जी, जी, थी, जी। बड़े पीछे शॉट पिच बॉल हाँ। किए। तो ये चीज़ें वो होती हैं जो आपको बिफोर टाइम अगर आपको फीलिंग आई हो, या आपने ट्रैवल किया हो, या आपके साथ कोचों ने काम किया हो, तो उसमें आपको फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल ठीक है। और सबसे खुशाइन चीज़ इसमें इवेंचुअली जो देखा गया कि PSL 7 का लाहौर के अंदर चैंपियन बना, और स्पेक्टेटर के अंदर जो एक मायूसी थी खास तौर पे, क्योंकि सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है और इनके फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं, फ़ैन फॉलोइंग भी सबसे ज़्यादा है, तो वो उस लिहाज से हमने देखा कि जिस तरह क्राउड इनके लिए आता था हर मैच के अंदर, बाकी टीम्स के लिए भी आता था, बट लाहौर के अंदर के लिए ख़ास तौर पे जिस तरह फ़ैन फॉलोइंग थी इनकी, और जीतने के बाद जो सेलिब्रेशन रही पूरा लाहौर के अंदर, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। हाँ, एक चीज़ मिस किया, जिस तरह इस्लामाबाद जीता, उन्होंने एक बड़ी सी बस पे डबल डेकर में बिठा के पूरे सिटी का उन्होंने एक राउंड किया। तो लाहौर कलंदरों को भी मेरा ख्याल ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि लाहौरियों ने इस जीत में बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि एक अपना किरदार अदा किया। अगर आप मैं मॉडल टाउन में रहा, तो वो जो शाउट था या जो आवाज़ें थी जब कोई विकेट गिरती थी या छक्का मारते थे लाहौर कलंदर की तरफ से, तो वो शोर मेरे घर तक आता था। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी टीम को लिफ्ट करने में, आपकी टीम को जितवाने में उनकी एक सीरियस कंट्रीब्यूशन थी, वो था क्राउड। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, होपफुली शायद वो करना भी चाह रहे हो, बट जैसे आकिब को कोविड हो गया और फिर प्लस बाकी टीम ने फिर पिंडी जाना था टेस्ट सीरीज़ के लिए। अब कुछ बात टेस्ट सीरीज़ के हवाले से करते हैं। ऑस्ट्रेलिया रैंक की नंबर 1 साइड है और 24 साल के बाद उसका पाकिस्तान आना और फुल स्ट्रेंथ के साथ आना। आल्दो कि हमने देखा लास्ट ईयर श्रीलंका उस पहले आई, 2 साल पहले, फिर साउथ अफ्रीका भी आई, जिम्बाब्वे ने भी पाकिस्तान का दौरा किया, तमाम टीम ग्रेजुअली आ रही थी, बट मानना यही जा रहा था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड आएंगी तो ये टॉप की टीमें हैं और फिर वो असल कंपटीशन होगा। न्यूजीलैंड आई 11वें हार पे वापस चलेगी, बट उनकी बी टीम थी, मेन प्लेयर नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया का ऐसे मौके पे आना और फुल स्ट्रेंथ के साथ आना, एक तो ये कितनी बड़ी चीज़ है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, और दूसरा इसको कैसे देखते हैं सर्कमस्टांसिस के अंदर पाकिस्तान की डेवलपमेंट की या क्रिकेट के लिए कितनी ये बेहतर चीज़ है? बड़ी बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट। जब से रमीज़ आया है तो एक नई होप आई है, एक नए टारगेट्स आए हैं और उनको अचीव डे बाय डे रमीज़ बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और क्राउड के भी लिए। ऐसी टीम का आना जो दुनिया की नंबर 1 टीम है, क्योंकि अभी आपने जैसे न्यूजीलैंड की बात की कि न्यूजीलैंड ने बी टीम भेज दी, लेकिन यहाँ पे अगर आप फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड का इंग्लैंड में जो हुआ, तो जो टॉप की टीम होती हैं जिन्होंने अपने आप को चैंपियन जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो वो जेलस जरूर हुए होंगे कि हमें भी उस पॉइंट्स उस जगह पे पहुंचना है कि हम भी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आए। जिस तरह न्यूजीलैंड ने इंडिया को मारा तो नंबर 1 हो गए, तो वो चीज़ें भी उनके माइंड में होंगी कि हमने उस टारगेट को अचीव करना है। इसीलिए उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ टीम भी भेजी और आप देखेंगे अभी 2 विकेटें गिरी हैं मेरा ख्याल आज के दिन में, तो दैट मीन्स दे आर वेरी वेरी सीरियस के हमने पॉइंट्स भी लेने हैं और पाकिस्तान को टफ टाइम भी देना है। और हमने इनके घर आके पाकिस्तान को जितना टफ टाइम दे सके हमने टफ टाइम देना। और यही रीज़न होती है, क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर हूँ, मुझे पता है कि इनके माइंडसेट पीछे जो माइंड में चल रहा है वो क्या है, वो यही है कि हमने पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट
काफ़ी टफ टाइम देना पाकिस्तान को। ये मुजाहिद जमशेद से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। इट्स अ टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। मुजाहिद जमशेद से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। मुजाहिद भाई, एक और चीज़ भी है ना कि हर कंट्री अपने कंट्री के अंदर अच्छा खेलता है। एशियन टीम्स अपने कंट्री के अंदर अच्छा खेलती हैं, ये फॉरेन टीम्स जो हैं वो अपने कंट्री के अंदर बहुत अच्छा खेलती हैं, वन साइडेड मैचेस हो जाते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया की हमने एक चीज़ शुरू से देखी है कि ये बाकी तमाम टीम से ज़रा डिफरेंट है। हमेशा इवन दो हार भी जाए बट बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलती है, हार नहीं मानते इतनी जल्दी, हमेशा अटैक की तरफ जाते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है। और यही चीज़ उन्होंने इस टेस्ट मैच के अंदर भी हमने देखी कि पहले 2 दिन वो पाकिस्तान को आउट नहीं कर पाए, बट जैसे ही बैटिंग करने आए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन इसके साथ था कि हमारी टीम ऑलमोस्ट 2.94 के ऊपर स्ट्राइक रेट के ऊपर खेली, बट इन्होंने जो स्टार्ट लिया पहले 4 पे लिया, फिर 2 विकेट्स के बाद 3 के स्ट्राइक रेट के बाद आए, उसके बाद फिर दोबारा 4 के स्ट्राइक रेट के ऊपर आ जाए। मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर हमने देखा कि इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा आ गई है, मॉडर्न डे क्रिकेट साइंटिफिक होती जा रही है, अब हर टीम रिजल्ट की तरफ जाती है। एक तो ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच बताइए, आप किस तरह देखते हैं? आप काफ़ी अरसे से उनको फॉलो भी कर रहे हैं, 5 साल प्रोफेशनल क्रिकेट भी उधर खेले हैं। और दूसरा, हमारी इंटेंट को क्या होता जा रहा है कि हम इस तरह की टिमिड अप्रोच के साथ थोड़े से रिलक्टेंट होके, आल दो कि हमें इतना बड़ा ओपनिंग स्टैंड मिल गया था, फिर भी हमारे किसी बैट्समैन ने एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं की। देखो, ये एक माइंड सेट होता है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में इतना टाइम गुजारा तो उसमें मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनमें लोहा बड़ा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो दैट मीन्स कि जो बेस है, जो इनका एक स्ट्रक्चर है, ना सिर्फ माइंड, उससे भी रीड हो जाता है कि ये बेसिकली मेंटली कितने स्ट्रांग है। और दूसरी बात, जब ये दूसरी अपनी टेरिटरी से बाहर निकलते हैं तो ये एग्रेसिव माइंडसेट के साथ निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे अगेंस्ट जो टीम ने प्लान किया होगा वो बड़ा नेगेटिव किया होगा। जिस तरह हमने 3 स्पिनर्स खिला दिए, इफ्तिखार को ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया बीच में, किस वजह से घुसेड़ा मुझे नहीं पता। क्या वो, नो डाउट हम यासिर शाह को तो मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक वेरिएशन थी और उसकी एक रिप्यूट भी थी कि यार ही इज़ ए बिग बॉलर। अगर आप साजिद को या नुमान को या इवन इफ्तिखार को अगर कंसीडर करें कि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को 2 दफ़ा आउट कर दे, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो इस अद्दी पिचद्दी बॉलिंग के साथ आप ऑस्ट्रेलिया को 2 दफ़ा आउट कर दें, ये नहीं हो सकता। रही बात, अगर हम शाहीन अफरीदी की बात करें तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ जाना, उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और मुझे डर है कि कहीं वो इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि उसने अभी तक जितनी भी विकेट्स या जितनी भी परफॉर्मेंस की, थोड़ी सी ऐसी टीमों के अगेंस्ट की है जहाँ पे उसको जोर नहीं लगाना पड़ा, बड़ा ईजी होता है उसके लिए। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बड़े टफ होते हैं, इनके अगेंस्ट उसको बाउंसर भी मारने पड़ेंगे, यॉर्कर भी मारने पड़ेंगे। उस वजह से मेरा जो माइंड कह रहा है कि ये इंजर्ड भी हो सकते हैं, और या अगले मैच में आप देखेंगे अपनी पेस को कट डाउन करेंगे, सारी वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे जिससे इनकी जो इंजरी है उसको भी प्रिवेंट करना है, और प्लस उस तरह की इसको परफॉर्मेंस या विकेट्स नहीं मिलेंगी जिस तरह की इसकी एक्सपेक्टेशन है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक तो ये क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, कंटिन्यूसली तमाम फॉर्मेट खेल रहे हैं, अभी PSL खेले हैं, उसके अलावा इनको हमेशा सपोर्ट मिल रही थी साल डेढ़ से हसन अली की। हसन अली भी इंजर्ड होने की वजह से पहले टेस्ट में नहीं खेले, बट कहा जा रहा है कि सेकंड टेस्ट में आ जाएंगे। बट उनकी फॉर्म हम देख रहे हैं लास्ट 5-6 मंथ से बड़ी ऑड चल रही है हसन अली की, और हमने PSL में भी देखा काफ़ी उनके अगेंस्ट हिटिंग होती रही, वर्ल्ड कप में हमने देखा। तो सारा बर्डन इंशा अफरीदी के ऊपर आया हुआ है ओबियसली। तो दूसरा ये, इसमें ये बताइए कि क्या, जैसे हमने यासिर शाह की बात की, जाहिद महमूद की ऑप्शन थी, क्या आपको लगता नहीं कि जब टोटल बैटिंग ट्रैक बना, मैं विकेट के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो आपको लगता नहीं कि क्या हम अगर 3 रेगुलर स्पिनर के साथ जाते, जाहिद महमूद को अगर आपने इंडक्ट किया यासिर शाह की जगह, तो उसके साथ चांस रहना चाहिए था? बिल्कुल इरफान, यही तो मैंने बात की कि मुझे इफ्तिखार की समझ नहीं आई कि वो किस पेस पे टीम में आया, क्योंकि हमने उसको PSL में भी देखा कभी कभार, यानी कि एक क्या कहते हैं उसको, नॉन रेगुलर बॉलर। हाँ, कभी ज़रूरत पड़ी तो एक आधा ओवर कर दिया, जहाँ भी फंसे हुए वहाँ पे भी उन्होंने लेट डाउन किया। कभी उन्होंने ऐसा परफॉर्म नहीं किया जिससे आप कह सकें यार कि ये 3 विकेट ले लिए 9 रन दे के, या 4 विकेट ले लिए उसने 26 रन दे के, तो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि वो आपको पता है कभी ओवर द विकेट, कभी राउंड द विकेट, इससे किसी बॉलर के माइंडसेट का पता चल जाता है कि उसको अपने आप को वो बैक नहीं कर रहा, अपने आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहा। तो आप ऐसे बॉलर्स पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा डरे हुए हो कि आप 5 बैट्समैनों के साथ जाओ, साथ एक बैट्समैन चाहिए, तो वो भी एक नेगेटिव थॉट है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर दूसरी कंपैरिजन करूँ दूसरे नेशन की जो इस वक्त बड़े डोमिनेट कर रहे टेस्ट क्रिकेट, वो हमेशा
4 बैट्समैन के साथ जाते हैं एक और wicket उन्हीं keeper पे होता है, हाँ। उनको अपनी जॉब का, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइज करवाया जाता है। नो डाउट कि आपने जिस तरह का प्लेयर, आपने उसी तरह के रिजल्ट लेने होते हैं, लेकिन कई दफ़ा आपको डरे हुए फैसले नज़र आते हैं। जिस तरह इस टेस्ट मैच में आपने सीधी पिच बना दी, नो डाउट उनकी बॉलिंग इस वक्त कमिंस है, हेजलवुड, स्टार्क, हाँ जी, मींस ग्रीन है, ग्रीन भी एक अच्छा अच्छा बॉलर, सीम हाँ बॉलर है, फिर आपके पास हेजलवुड है। हेजलवुड। तो इतने 4 पेसरों के साथ पाकिस्तान तो कभी भी चांस नहीं ले। आपके पास ऑप्शन एक ही बचता था कि जनाब आप जाहिद महमूद, जिस तरह आपने कहा, जाहिद महमूद को खिलाएं आप और टर्निंग ट्रैक बनाएं, जिस तरह इंडिया करती है हमेशा जी, ऐसे ही होम एडवांटेज लेना, होम कंडीशंस का। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो बड़ी कि माइकल वॉन ने ये बात कही थी कि वहाँ तो एक कब्रिस्तान बन जाता है इंग्लैंड के लिए, जो एक बसात बिछाई हुई थी कि पहले दिन ही इतना लंबा ब्रेक होना शुरू होता है। और जब आप मड, बेसिकली उन्होंने मड से कहा था कि जब बॉल ग्रिप करती है तो पूरी मड उड़ती है। बिल्कुल एग्जैक्टली तो आप कितनी चीज़ों से, आप मिट्टी से भी खेल रहे हो, आप बॉल को भी देख रहे हो और इतना मुश्किल बॉलर जिसने 500 विकेट ली हुई आश्विन ने, तो आप हर चीज़ से नहीं लड़ सकते। तो आपको भी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपने पॉइंट्स लेने हैं, आपका भी टारगेट, आपकी भी नज़र जो है वो टेस्ट नंबर 1 पे होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको पीछे भी उसी तरह की बनानी चाहिए। एटलीस्ट जब आप होम सीरीज़ खेलें तो मेक श्योर अगर 3 टेस्ट मैच है तो तीनों के तीनों आपको जीतने चाहिए। हमने T20 क्रिकेट भी देखा, जो हमने वर्ल्ड कप आल दो के ओवरऑल अच्छा खेला, बट मेरा मानना ये था कि हम तमाम मैचेस जो जीत रहे थे वो 150, 60, 170 करके जीते। बॉलिंग लाइन हमारी अच्छी थी, हम मैच जीते थे। जैसे ही हम सेमीफाइनल में आए तो मैंने अपने भी हर शो में और हर जगह बात की कि पाकिस्तान 160-70 करके नहीं जीत सकता। आपको ऑस्ट्रेलिया को अगर डिफीट करना है तो आपको 200 प्लस करना चाहिए। और हमने पावर प्ले की यूटिलाइजेशन तब देखी, हमारा 90% पावर प्ले में स्कोर 50 के प्लस माइनस होता है, 50 से भी बिलो होता है। और ग्रेजुअली फिर बाबर और रिजवान थोड़ा सा उसको लेके चलते हैं, बट रिजवान थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है, बाबर से नहीं हो पाता क्योंकि उसका स्टाइल ऑफ बैटिंग ही इस तरह का है। और इवेंचुअली आप जितनी मर्जी पावर हिटिंग करें, फिर आप 10 ओवर में कितना 100 से ज़्यादा तो नहीं कर पाते। तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें सेमीफाइनल जीत लिया। वही गलती फाइनल में न्यूजीलैंड ने भी की और फाइनल भी फिर ऑस्ट्रेलिया जीत गया। एक तो हमारी इंटेंट की मुझे बताइए कि पाकिस्तानी इंटेंट जो है 2011 से 15 तक मिसबा के टेन्योर में इसी तरह की रही, फिर सरफराज ने उसको उसकी जगह पे आए, फिर थोड़ी चेंज हुई, मिकी आर्थर और कॉम्बो जो बना, हम अग्रेसिव क्रिकेट की तरफ आए, हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, 2 साल T20 में नंबर 1 भी रहे। बट अनफॉर्चुनेटली फिर हम 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि हमारी इंटेंट फिर नीचे चली गई है। और मिसबा और वकार के टेन्योर के अंदर भी हमने ये देखा, और अभी हम देख रहे हैं कि सकलैन के आने से थोड़ी इंप्रूव तो हुई है, बट बाबर का स्टेट ऑफ माइंड भी, चाहे कराची किंग्स में देखते हैं हम या पाकिस्तानी टीम में देखते हैं, अभी जो जैसे हमने पहले टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्राइक रेट जो है ओवरऑल टीम का वो 2.980 जाता है, कभी 9 पे जाता है, हम 3 को भी क्रॉस नहीं कर पाए। इसी तरह इंडिया की एग्जांपल मैं साथ देना चाहूँगा। इंडिया का भी टेस्ट मैच श्रीलंका का स्टार्ट हुआ, उन्होंने 1.5 दिन के अंदर 575 मारा उन्होंने, ठीक है, और 4 आउट भी कर दिए। कंपैरिजन करते हैं, हाँ। इधर इनका स्कोर बोर्ड चल रहा था, उधर चल रहा था, ठीक है, तो कम से कम 140 रन का जी था। और उस पिच पे जहाँ पे उन्होंने अटैक किया वहाँ पे अटैक हो नहीं रहा था। अच्छा चले, वो इंडिया की बात भी छोड़ देते, फिर आपके रिप्लाई देने के लिए इनिंग्स खेलने जब ऑस्ट्रेलिया आई, जैसे हमने अभी बात की, वो आपके 4 के स्ट्राइक रेट के साथ एवरेज खेल रही है, तो 3 एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है टेस्ट में। तो क्या लगता है कि हम ओवरऑल हर गेम के अंदर एक थोड़ा सा बड़े डरे हुए स्केर्ड किस्म की क्रिकेट खेलते हैं? ये अप्रोच को क्या मसला है हमारी? ये अप्रोच बड़ा मुश्किल है अगर ठीक हो, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो उस तरफ, हमारी जो मसल्स मेमोरी है ना, वो उस तरह की डेवलप हो चुकी हुई है कि एक जिस तरह डाई नहीं बन जाती कि आप तेज़ खेलते हो तो उसमें भी फंस जाते हो, क्योंकि आपके पास आउट होने के ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इन बिटवीन वाला काम बड़े अरसे से चल रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। रही बात, अगर अभी आपने बात की कि 160 रन जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में किया, तो 160 करके दूसरी टीम हमेशा गेम में रहती है। 180 प्लस करके आपके पास एक सडन गुड होप होती है कि 2 विकेट जल्दी ले लिए और एक आधी ओवर जो है वो 1-1, 2-2 रन के गए, तो दूसरी टीम पे प्रेशर आया और उनके गलती करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जब गलती नहीं करोगे, लेकिन 160 में आपको 1 ओवर 20 का चाहिए टोटल। वन अगर आपने 160 चेज करना, वही हुआ जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन था जिसने शाहीन अफरीदी को 3 छक्के मारे, वेड ने उसी 1 ही ओवर चाहिए था उनको, हाँ। वो 19वां ओवर हो गया,
हाँ, उसमें कुछ भी हो मैच सकता फिनिश था। हो जी, गया। जी, बिल्कुल तो ऐसे ही। आपने अपना जो गेम प्लान है उसको उस तरफ लेके जाना है कि आप 180 हमेशा अपने माइंड में लेके चलो कि मॉडर्न क्रिकेट हैज़ बीन चेंज, जी, और तकरीबन साइंस बन चुकी हुई है। तो आपने जिस तरह रिजवान ने अपनी क्रिकेट को इतना इम्प्रूव किया है, वाई नॉट अदर प्लेयर्स उससे एडवाइस लें। शुएब मलिक मैं समझता हूँ ही इज़ द मोस्ट सीनियर प्लेयर, नो डाउट। अब तो क्रिकेट का वो अब उसका बाप ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी ही इज़ देयर टू सर्व यू। उससे आप एडवाइस लें कि क्रिकेट 180 प्लस में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 160 का माइंड सेट जो है, नो डाउट आपके पास अच्छी बॉलिंग अटैक है, आपको एक ट्रस्ट होता है कि हम 160 इसको डिफेंड कर लेंगे, लेकिन हमने मॉडर्न क्रिकेट को आगे लेके जाना और है। आपने अपोजिशन को देखना है कि अपोजिशन अगर तगड़ी है तो आपने 20-30 रन का कुशन देना है अपनी बॉलर्स आप को। इंडिया के अगेंस्ट 160 करके नहीं बच सकते। हाँ। आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 160 करके नहीं बच सकते। आप 160 न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड, करके न्यूजीलैंड, नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं बच कर सकते हैं। अब मैं ऑस्ट्रेलिया को भी कहता हूँ, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बच सकते हो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बच सकते हो, लेकिन 3-4 ऐसी टीमें हैं भाई, वो 160 तो कच्चा ही खा जाते हैं। तो आपको ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको नए एरा की तरफ जाना है, प्लेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना है। ऐसे प्लेयर लेके आए जो मैं समझता हूँ कि जिनको फीयरलेस क्रिकेट खेलें। अभी प्रोग्राम में एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके लेजेंड शेन वॉर्न के हवाले से बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। मुजाहिद जमशेद से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी इस वीक की जो न्यूज़ थी, जैसे इंट्रो में हमने बात की, वो लेजेंड शेन वॉर्न के हवाले से थी। दुनिया के पहले वो स्पिनर थे जिन्होंने 700 विकेटें ली, बल्कि 700 लेने वाले पहले बॉलर थे। और जिस तरह उन्होंने खूबसूरत हमें एंटरटेन किया अपनी स्पिन बॉलिंग के साथ, मैजिकल बॉल कहा जाए तो नहीं कहा जाएगा, सिर्फ बॉल ऑफ सेंचुरी भी उन्होंने की। और जिस तरह की उन्होंने आके पहले ओडीआई के अंदर भी इनोवेशन लेके आए, विकेट्स लेने का कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर मैं कहूँ सिक्लैन से पहले, फिर सिक्लैन ने आके डेथ ओवर का कॉन्सेप्ट दिया, और उससे पहले इन्होंने दिया कि जिस तरह सेमीफाइनल, फाइनल हमें याद होगा 96 के वर्ल्ड कप का भी, और उसके अलावा भी बेतहाशा इनकी मेमोरीज। हमें जो फाइनल में इन्होंने हराया उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी। तो एक तो आप उनके साथ खेले भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में 5 साल आपने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली और उनको बड़ा फॉलो किया, और फिर अभी जो उनका लास्ट रोल था एज ए कमेंटेटर, हम उनकी कमेंट्री को बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो कितना बड़ा क्रिकेटिंग लॉस है, एज ए प्लेयर उनको कैसे देखते हैं? और ये यंगस्टर के लिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं लेग स्पिन बॉलर रहा हूं, तो मुझे हमेशा से आइडलाइज जितना उन्होंने किया, इंस्पायर किया, शायद ही किसी क्रिकेटर ने किया होगा। तो आप कैसे देखते हैं इनको? इरफान, नंबर 1 बहुत बड़ी सैड न्यूज़। और मुझे आज भी याद है कि मैं मेलबर्न की ग्राउंड में खड़ा था, तो ये ख़ुद मेरे पास है। ओबियसली यार, कोई नया प्लेयर आता है तो कोई ना कोई एडवाइस ऐसे जो एक्सपीरियंस बॉलर्स होते हैं या एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, कोई ना कोई इंटरनेशनल डिस्कशन में ज़रूर लेके आने की कोशिश करते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि ये मेरे पास आया तो मुझे कहता है कि वेलकम टू न्यू वर्ल्ड। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि क्रिकेट में 70% लक होती है। अगर मुझे आज भी याद है। तो वो चीज़ें, अब जब ये मुझे न्यूज़ मिली तो बड़ा मेरे लिए एक ट्रैजिक था कि यार इतना बड़ा लेजेंड। जी जी जी। और लेजेंड होने की सबसे बड़ी वजह है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा फास्ट बॉलिंग डोमिनेट करते हैं। ट्रू। और उसने जब कई दफ़ा आपके हाथ में बॉल ही नहीं आता तो टीम उड़ गई होती है, 10 के 10। ऐसे ही उस टीम के लिए खेलना और उस पिचों पे खेलना जो बैटिंग और फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा सूटेबल करते हैं, उसमें रह के 700 विकेट्स लेना, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। नो डाउट मुरली ने 800 विकेट्स लिए हैं, लेकिन जिस तरह इसने लेग स्पिन को, मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में सर उसके साथ देखें, उसको मैं क्रेडिट डबल इस तरह देता हूँ, मैग्राथ, गिलेप्सी, ब्रेटली, दुनिया के उनके साथ रह गए। जैसा सिक्लैन ने कई दफा तो आपके हाथ में बॉल ही नहीं आता। 5-5 टेस्ट मैच आपके हाथ में बॉल ही नहीं आता, क्योंकि पता चलता है जी 70 पे आउट कर दी, 81 पे आउट कर दिया, 103 पे आउट कर दिया। तो उसमें रह के कितनी दफ़ा इसका दिल टूटा होगा क्योंकि आज मैंने बॉलिंग ही नहीं की, लेकिन उस सिचुएशन, उस टीम में रह के 700 विकेट्स लेना और दुनिया को बताना कि लेग स्पिन किस तरह की जाती है,
वो शेन वॉर्न से बेहतर कोई नहीं कह सकता। नो डाउट दुनिया में रिची बैनर भी है, अब्दुल कादर साहब भी है, जी। बड़े बड़े अनिल कुंबले भी है, बड़े बड़े लेजेंड बैट्स स्पिनर्स हैं, बिल्कुल। लेकिन जो एक टेरर होता है, जिसको टेरर कहते हैं कि बैट्समैन डरते हुए, लोग तो कहते हैं ना कि 160 प्लस बॉलर से डरते हैं, ऐसे ही। तो जो प्लेयर्स हैं वो इनके अगेंस्ट खेलते हुए डरता था। तो ये बहुत बड़ी एक ऑनर की बात है कि स्पिनर को खेलते हुए बैट्समैन डर रहा हो। तो काफ़ी ऐसे पॉजिटिव्स हैं जिनको हम अगर सुबह से लेकर शाम तक डिस्कस करते रहें तो उसकी शान में हम बहुत कुछ कह सकते हैं। और मेरा मानना ये मुजाहिद भाई कि ये दुनिया की अगर क्रिकेट की बॉलिंग की अगर बात करते हो तो लेग स्पिन सबसे डिफिकल्ट आर्ट है, क्योंकि आपकी उंगलियां रिवर्स घूम रही होती हैं। ऑफ स्पिन कंपैरेटिवली बहुत कन्वीनियंट है, आसान है बॉलिंग करना। और ख़ास तौर पे इसकी ग्रेटनेस की बात करें तो लेट अब्दुल कादर ने बताते हैं कि ये जब पाकिस्तान के दौरे पे 98 में आया तो उनके घर गया खुद, मतलब उनको उस्ताद का दर्जा दिया, खुद इतना बड़ा नाम पैदा बना चुका था। उनके घर जाके उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे गुगली में प्रॉब्लम है, मेरे से गुगली नहीं होती, तो गुगली सिखाई जाए। तो उन्होंने फिर गाइड किया, उन्होंने एजुकेट किया, तो अगले दिन इन्होंने मैच खेलने पाकिस्तान के गेस्ट आए तो 4 गुगली से आउट कर दिए पाकिस्तान के। देखिए क्विक लर्नर, ये देखे ना, ही वाज अ वेरी क्विक लर्नर। और रही बात अगर वो पाकिस्तान में आके कादर के घर गया तो ये भी किसी के बड़ेपन की बात है जी, यही बात करो। खुद इतना बड़ा नाम, हाँ। लेकिन उसे पता है कि ये आर्ट मेरा नहीं है, ये आर्ट कादर साहब का है, तो उसके घर गया वो आर्ट सीखने जो जिसमें वो स्पेशलिस्ट नहीं था जी। तो ये भी एक बहुत मैं समझता हूँ कि उसकी ग्रेटनेस थी कि ये भी ग्रेट होने की निशानी होती है कि आप जो अपनी स्किल को बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं, जो अपनी आर्ट में मास्टर होते हैं, उनको मानना भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये बड़ी बात है शेन वॉर्न ने जिस तरह कादर साहब से गुगली सीखी। फिर हम यही कह सकते हैं कि ये ना सिर्फ उन्होंने अपने लिए बल्कि आने वाली जनरेशन को भी एक मैसेज दिया कि नेवर स्टॉप लर्निंग। बिल्कुल ठीक बात है। और मेरा ख्याल है कि ये इतने बड़े लेजेंड को हमेशा याद रखा जाएगा और क्रिकेट फ्रेटर्निटी हमेशा इनको मिस करेगी। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कैप्टनसी के हवाले से, जैसा अभी थोड़ी सी हमने डिस्कशन की भी आल दो। जो स्टेट ऑफ माइंड थी पाकिस्तान की वो शुरू से, अगर हम 90s की बात करते हैं जब से हमने होश संभाली, और आप तो 90s में खेले भी, वो बहुत अग्रेसिव थी। अगर हम स्टार्टिंग उसकी लेते हैं इमरान खान के एरा से, फिर उस कंटिन्यूटी को वसीम अकरम की कैप्टनसी ने लिया, फिर मोइन खान रहे, बट वो कहीं 2000 के अंदर आके रुक गई। बट फिर भी सम हाउ ओवरऑल हमारी मेंटालिटी थोड़ी सी अप्रोच जो थी, एक तो इनोवेशन लेके आता है पाकिस्तान हमेशा, और कैप्टनसी के अंदर एग्रेसिवनेस थी, एक पाकिस्तान के अंदर और एक ऑस्ट्रेलियन के अंदर कहा जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली 2010 का जो सैड इंसिडेंट हुआ हमारे प्लेयर्स के साथ स्पॉट फिक्सिंग का, उसके बाद अप्रोच हमारी कैप्टनसी की बड़ी लिमिटेड होगी, बड़ी टिमर्ड होगी। और जिस तरह हमने बात की पहले भी कि वो 230-40 की क्रिकेट, दुनिया की क्रिकेट थोड़ी एडवांस जा रही थी, हम नीचे जा रहे थे, तमाम टीम 300 प्लस करना शुरू कर दिया, हम 230-40 पे रहे। दरमियान में जिस तरह मैंने अभी कहा कि सरफराज के एरा में थोड़ा सा लगा, बट अनफॉर्चुनेटली फिर वो नहीं आ रही। तो ये आप कैसे देखते हैं कि अगर यही अप्रोच रही तो टीम को कितनी डेंट करेगी? और ये बाबर अगर इसको नहीं समझते, जैसा सरफराज को हमने चैंपियन ट्रॉफी जिताई तो लगता था कि सरफराज शायद पाकिस्तान के अगले 10 साल के लिए कैप्टन है, बट समहाउ कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई, उसको करना पड़ा। और हमारे रीजन के अंदर सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल हमारे पास विराट कोहली की भी आती है। क्या किसी ने 6 मंथ पहले सोचा था कि विराट कोहली की कैप्टनसी जा सकती है? बट जिस तरह हमने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत पाए, प्रेशर बिल्ड हुआ, बड़ी नेशन है, इमोशनल नेशन है हम दोनों ही, एक तरह की वो हमारी पट्टी है दोनों की, और वो नहीं सर्वाइव कर पाए प्रेशर से, उनको खुद भी टेस्ट से छोड़नी पड़ी कैप्टनसी। तो ये कैसे देखते हैं आप हमारी कैप्टनसी की अप्रोच को? देखिए 2010 के बाद स्ट्रेट वे आपकी क्रिकेट चली गई मिसबा के हाथ में। मिसबा ऑलरेडी थोड़ा सा उस सिचुएशन में था, एक तो उसने अपनी जगह बनानी थी और डरे हुए फैसले किए। नो डाउट उस सिचुएशन में जब आप को कंट्रोल दिया जाता है एज ए कैप्टन, तो आप फिर फोकस करते हो कि मेरी बैटिंग को कौन सी चीज़ें सूट करती हैं। आप दूसरों को देखना भूल जाते, तो आपको सूट करती थी सईद अजमल, हफीज़, रहमान, उमर गुल कि आप 220 भी करते थे तो आप बड़े कॉन्फिडेंट होते थे ड्रेसिंग रूम में कि जी हम 220-240 रन चेज़ कर लेंगे। तो वो जो एरा था 5, 6, 7 साल का या 8 साल का जो भी टेनोर था, उसने थोड़ा सा क्रिकेट को बैकफुट पे ले गई। और आपकी जो एग्रेसिव नेचर है, अगर आप देखें मिसबा की
जो नेचर वो एग्रेसिव भी नहीं जी। है, तो वो एग्रेशन जो है ना आहिस्ता 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 ख़त्म हो गई। वो थोड़ी सी लेके आया बिकी आर्थर, जो मेरा अपना उसको जी। क्लोजली ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेट कोच हूँ, एक क्रिकेट जी। एक्सपर्ट भी हूँ, तो मैंने बड़ा उसको क्रिटिकली जब उसके एनालिसिस किए तो वो एक सडन एग्रेशन लेके आया और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया। लेकिन आप 7-8 साल से उस जगह उस पॉइंट पे खड़े थे कि आप अगर आपकी बॉडी एग्रेसिव होना भी चाहती तो आपकी हो बॉडी पाती। अलाउड नहीं करती थी, क्योंकि आपकी जो माइंड सेट था, आपका जो कोऑर्डिनेशन होता है माइंड और बॉडी का, वो मैच नहीं कर रहा होता। जिस तरह बाबर की बैटिंग मैच नहीं करती ऐसे प्लेयर के साथ जो उसी तरह के स्ट्राइक रेट से दूसरे एंड पे हो, क्योंकि आपको पहले 6 ओवर में 60 का 65 का 55 रन 1 विकेट, ये एक टारगेट जो मॉडर्न क्रिकेट में हम एडवाइस करते हैं ओपनर्स को, यही करते हैं कि 1 विकेट गिर जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने अटैक नहीं छोड़ना। बिल्कुल ठीक। तो कई जगह पे हमने बार बार अटैक को इग्नोर करते हुए देखा। जी। तो जब आप डरे हुए होते हो तो फिर आप अपने लिए सोचते हो, जब अपने लिए सोचते हो सफ़र करती है टीम, जब टीम सफ़र करती है तो फिर रिजल्ट निकलते हैं बुरे। तो ये चीज़ें अब निकलनी चाहिए। जो फियरलेस क्रिकेट है वो ख़त्म होनी चाहिए। आपको आउट होने से, अब देखें कितने ओपन चांस मिल रहे हैं। आप देखो वो आपका जो ओपनर था आबद भट्ट था, अब नहीं वो क्या नाम था, इमरान भट्ट। इमरान भट्ट कितने मौके में नहीं, साल पूरा खेले। हाँ, पूरा साल खेला, इससे ज़्यादा क्या चांस दे दे भाई। आपके लिए तो नहीं जगह भाई, पीछे शान मसूद भी है जी, ऐसे ही है। आपके पीछे और भी बड़े लगे हुए हैं जिन्होंने आगे अपनी जगह टेक ओवर करना है, और आप इतनी नेगेटिव क्रिकेट नहीं खेल सकते, बगैर परफॉर्मेंस किए नहीं खेल सकते जी। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्रिकेट। तो होपफुली के बाबर को भी समझ आ गई होगी। रही बात कैप्टनसी की, तो कैप्टनसी के पीछे भी यही वजह है कि हमारा जो माइंड सेट है वो बॉडी कबूल नहीं करता। हम नेगेटिव हो गए ना, कि हम नेगेटिव इसलिए हुए कि हमें तरबियत इस तरह की दी गई, हमने कप्तानों को देखा वो काम करते हुए कि यार ये तो इस तरह सोचता है, तो ये तो अपने लिए सोचता है, तो मैं क्यों ना अपने लिए सोचूं। तो अब उस चीज़ को निकालना, ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि ये जो पुरानी रजीम ने मिसबाह हक की कोचिंग के अंदर ही वो बेसिकली ये आया बाबर, तो आपको लगता है कि वही चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई मिसबाह हक की तमाम बाबर आजम के अंदर? यार देखो, अगर मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं इरफान को पसंद करता हूँ, तो हमारा एक ओरा है ना, वो जिसकी रिफ्लेक्शन 2 गज या 3 गज पे ऊपर जा रही होती है, लाइकिंग में आ गए ना जी। तो कैसे हो सकता है कि वो ओरा आपको रिफ्लेक्ट ना करे या आपके ऊपर वो चीज़ मुसल्लत ना हो। और ख़ास तौर पे मिसबैक सक्सेसफुल पर्सन था, सक्सेसफुल कप्तान था, क्योंकि उसको जो सूट करती थी, बॉलिंग सूट करती थी। तो जब आप सक्सेसफुल कप्तान को देखते हैं और उसका कैरियर पोटेंशियल नहीं थी उसके अंदर, अपना कैरियर जिस तरह उसने प्रलॉन्ग किया कम पोटेंशियल के साथ, तो वो भी बाबर की जहन में होगी कि भाई इस तरह परफॉर्म की जाती है कि जब तक आप सेल्फिश नहीं सोचोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपना कैरियर प्रलॉन्ग नहीं कर सकते। तो ये भी जो है ना रिफ्लेक्शन डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी बॉडी के अंदर रह चुकी है। अगर देखें ना इसमें मुजाज भाई, दूसरी फिर काउंटर इसमें आर्गूमेंट ये है कि सबसे प्राइम चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टीम की विक्ट्री है। अगर कहीं ना कहीं आपकी ये नेगेटिव अप्रोच या सेल्फिश अप्रोच कह लें, या जिसको जो भी नाम देना चाहें, हर बंदे को डिफरेंट नाम लेगा इसकी, लेकिन उसके एंड ऑफ द डे आपकी टीम की परफॉर्मेंस हैम्पर हो रही है, टीम हार रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ, बाबर आजम कब हाईलाइट हुआ है, कब उसने स्टेटमेंटें देनी शुरू कर दी, मैच ख़त्म हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, एग्रेशन भी दिखा रहा है, प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में समझा भी रहा है, लंबी लंबी स्पीचें भी कर रहा है, कब देखा आपने? तब देखा है जब मिसबाह गया है। ऐसे ही मिसबाह के होते हुए वो अलाउड नहीं था, बिल्कुल ऐसे जब पावर मिली, पावर ही बाद में रिजल्ट भी बेहतर आने शुरू हो गए। ऐसे ही ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं और इस पे आपको वर्कआउट करना चाहिए कि भाई नेगेटिव अगर हारने की वजह क्या है, हम 160 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, 150 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे भाई। अभी तक इस सेरा में भी आपने बॉलिंग पे ही डिपेंड करना है। यार आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 214 रन किए, अच्छा लगा क्या आपने चेज भी किया और उनको बताया कि हमने 3 ओवर पहले चेज किया। बिल्कुल ऐसे। तो ये वो चीज़ें थी जो इनको आइडिया हो गया था कि हमने आजकल की जो क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट, इसके साथ किस तरह चलना है। लेकिन कई तो आपको आपकी बैटिंग जो है ना, वो जो बैटिंग स्टाइल होता है वो सूट नहीं करता कि आप हर मैच में 180 प्लस करें। अब इंडिया को आर्ट आ गया कि 180 हर मैच में करना कैसे है। अगर आप देखें, अगर 50 मैच खेलते हैं
तो एटलीस्ट 48 मैचों में 147 मैचेस में 180 प्लस करते हैं। अगर उनके अगेंस्ट 180 कोई कर भी दे ना तो फेवरेट यही होते हैं, दूसरी टीम फेवरेट नहीं होती। अच्छा, उसमें मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि हम पाकिस्तानी हैं, वी आर नॉट ब्लेस्ड इन कैप्टनसी। हमें जिस तरह एक सरफराज टेलर मेड कैप्टन था जिसने अंडर 19 ए टीम सब जगहों पे किया था, जब वो कैप्टनसी के लिए आया उसकी कोई नई चीज़ नहीं थी, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वो एक सेपरेट डिबेट है, लंबी डिबेट है कि क्यों हटाया गया, क्यों लास्ट रजीम ने उसको हटा के बाबर को लगाया। बाबर एक लर्निंग कैप्टन है, हम उम्मीद करते हैं। मुझे इरफान बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं वसीम की कप्तानी में खेला हूँ, वसीम अकरम की कप्तानी में खेला हूँ। उस क्रूशियल सिचुएशन में जब मुझे बॉलिंग के लिए लाया गया, अगर पाकिस्तान वो मैच हारता तो हम फाइनल में नहीं जाते थे। ऐसे ही, ठीक है, अगर आप वो मैच सीरीज याद है मुझे। उस मैच में मुझे बॉलिंग करने के लिए लेके आया, कितना मेरे पे ट्रस्ट किया होगा। बिल्कुल ठीक बात। और मैंने वहाँ पे स्टुअर्ट लॉ को जब आउट किया तो मुझे आज भी वसीम अकरम के वर्ड याद हैं कि अब मैं ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं दूंगा, और हमने 149 रन डिफेंड किए हैं। हाँ। ये होती है एग्रेसिव, जी, ये होती है एग्रेसिव नेचर कि आपने एक न्यू प्लेयर से काम भी लिया उसको और कॉन्फिडेंस उसको कॉन्फिडेंस भी दिया, और उसके सामने आपने अपने मुंह से ये स्टेटमेंट निकाली कि मैं एक लेजेंड हूँ, मेरे में ये एबिलिटी है कि मैं 149 डिफेंड कर सकता हूँ। और हमने ऑस्ट्रेलिया को 121 पे आउट किया। बिल्कुल तो याद। मकसद ये है कि ऐसे प्लेयर के साथ या ऐसे कैप्टन के साथ जो एग्रेसिव भी हो और जिसको अपने आप को बैक करना भी आता हो, तो मैं बड़ा लकी हूँ। अच्छा, मैं वही दूसरी बात कर रहा था, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो कैप्टनसी में हम इतने को ब्लेस नहीं रहे, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होती। जिस तरह अकरम वाज अ वेरी गुड कैप्टन, उसमें तो उनसे तो अच्छी गेम अवेयरनेस शायद किसी के पास नहीं थी, जब इमरान खान के बाद हम देखते हैं। तो मेरा मकसद यही था कि जब हमारे पास कोई कैप्टन जाता तो नया तैयार नहीं होता। बाबर प्लेयर तो नंबर 1 है, बट कैप्टनसी वो सीख रहे हैं, लर्निंग कैप्टन जिस तरह मैं कह रहा हूँ वो है। नहीं, ये देखो, ये कई चीज़ें सीखने वाली नहीं होती। हाँ। अगर हमने तो नहीं सीखा, मुझे याद है मैंने पहले ही अंडर 16 और अंडर 19 में पहला मैच खेला तो मैं कप्तान था, क्योंकि हमारे जो अच्छा, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अभी जो लगा, हमने PSL दोनों सीजन देखे, रिजवान हमें एक प्रिपेयर्ड कमोडिटी नजर आई कि जो बिल्कुल तैयार है एज ए कैप्टन। तो उसको रिजवान के बारे से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें वो जो कैप्टनसी की जो एबिलिटी है वो सारी की सारी मौजूद है, और टीम को लिफ्ट करना, प्लेयर से परफॉर्मेंस लेना, कैलकुलेशन, टैक्टिकली ठीक है, फिजिकली फिट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो सारे जो एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब के सब उसके अंदर हैं। इसी हुआ ये कि बाबर आजम ने जब ये कराची की कैप्टनसी ली, तो जब आप पाकिस्तान की टीम की कैप्टनसी करते हैं तो उसके बाद जब कराची में गए तो जब भी आप फंसे तो आप देखते हैं कि शाहीन अफरीदी नजर नहीं आ रहा। हाँ। इधर देखते हैं यार वो ये नजर नहीं आ रहा। हाँ। तो उसकी वजह से भी वो अपसेट रहा है। उसकी नाकामी की वजह एक तो टीम की जो सिलेक्शन थी वो भी थी, उसके बाद जब भी कभी फंसने की सिचुएशन आती थी, याद है जिस मैच में वसीम अकरम ने बड़ी खप डाली थी, जी। उस सिचुएशन में अगर शाहीन अफरीदी उसके पास होता तो कभी भी वो रन्स नहीं। मेरी वसीम अकरम से बात हुई, उससे वेरी नेक्स्ट डे मैंने उनसे पूछा कि वो क्या डिस्कशन थी, तो उन्होंने बताया कि मैं बता रहा था कि डेथ बॉलिंग कैसे करनी है, मैं बताया हुआ था, तो प्लान एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा था। आप किसी की पोटेंशियल से ज्यादा काम नहीं ले सकते। हाँ। कि आप मुझे कहेंगे जी ऑस्ट्रम के ऊपर यॉर्कर मार तो पाजी मेरे को तो काम नहीं हो सकता। भाई लास्ट नोट पे नेशन को या पाकिस्तानी क्रिकेट के वाले से यंगस्टर को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से ज़रूर दें। देखें, मैं यंगस्टर को यही दूंगा कि अगर आपने स्पोर्ट्स को प्रोफेशनल बनाना है तो उसको फिर 100% दें। ये अद्दा पजद्दा काम नहीं करने वाला होता। नो डाउट हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा पढ़े लिखे और तरक्की करे, लेकिन क्रिकेट और एजुकेशन को साथ रख के चलना मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन माँ बाप की भी ख्वाहिशात होती हैं, उनको भी फॉलो करें, उनको भी देखें, और जो अच्छे काम हैं उनको फॉलो करें। अल्लाह आपकी मदद खुद ही करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई आपके टाइम का। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में भी ज़रूर कभी रहमत ज़रूर देंगे, और इंशाल्लाह ये मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आपने मुजाहिद जमशेद का बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।